बात है। दूसरा दुनिया इस वक्त जिस तरह आप कह रहे थे कि दुनिया अब आपसे वो बातें नहीं करेगी, दुनिया उतनी अब कंसर्न्ड नहीं है। दुनिया का इस वक्त टोटल फोकस यूक्रेन वार पर है। फ्रॉम हिंदुस्तान, तो वी आर हिंदुस्तानीज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 1994 में शायद इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था टू गेट बैक पीओके, और उन्होंने रैंकिंग बताई है कि पाकिस्तान आर्मी 7वें नंबर पर, भारत की आर्मी चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर चाइना की, दूसरे नंबर पर रशिया की और नंबर 1 अमेरिका की। आजकल हमारी पोजीशन है कि जो कुछ भी हमारे खित्ते में हो जाए हमें कोई चीज़ नहीं रेंगती। उनका तो अल्लाह ही मालिक है, इसलिए कि फिर तो आप जानते हैं कि जो उनके ऊपर केसेस चलेंगे तो फिर खान साहब बहुत टाइम तक हमें पॉलिटिक्स में दोबारा एक्टिव होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, और दूसरा उसके बाद उनका दूसरा इशू फोकस है ताइवान, और ताइवान के साथ अमेरिका का टोटल फोकस है इस वक्त चाइना पर। और इस सर्कमस्टांसेस में आप पहले ही काबल, फॉल ऑफ काबल के बाद इररेलेवेंट हो चुके हैं। अगर कोई छोटी मोटी रेलिवेंसी आपकी है तो वो इंडियन आपको आगे नहीं देंगे, आने देंगे भारत वाले, बिल्कुल नहीं आने देंगे आपको। आपको चाहिए कि आप अपने यहां से ना मंजी बिस्तरा संभालें और बीजिंग का रास्ता देखें, उसके बगैर आपके पास कोई गुंजाइश। सीरियस हो सी पैक पे, सी पैक के लिए सीरियस हो, नेशनल इंटरेस्ट देखें, कमीशनें लेना बंद करें उनसे। ये जो वहां आप दुबई में कमीशनें वसूल करते रही हैं आपकी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन, आप वो तरीका बंद करें, ये गलत बात है। नेशनल इंटरेस्ट देखें, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें और उस पर फोकस करें, क्योंकि आपके पास अमेरिकन अब आपको मेरे ख्याल में मजीद आपको नहीं करेंगे, बल्कि रफ हो गया। अगला अगर प्रेसिडेंट आता है रिपब्लिकन तो रफ होंगे आपके साथ, क्योंकि वो समझते हैं रिपब्लिकन के काबल में जो हमारे साथ हुआ उसके उसमें आपका हाथ था, या यू हैड फैसिलिटेटेड तालिबान। आप भाग कर फौरन गए, आपने काबल में चाय पी, फिर आपने असेंबली में कहा कि शक्ल तोड़ दिए, फिर आपने अपनी मस्जिदों में झंडे इस्लामाबाद के अंदर लगाए, तालिबान के झंडे, आपने जश्न मनाए। तो वो तालिबान जो है वो जिस तरह, मैं आज आपको थोड़ी सी बात, वो किसी ने कहा था कि भुट्टो साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि अमेरिका हैज अ मेमोरी ऑफ द एलिफेंट, ये अपनी बातें नहीं भूलते। बल्कि मैं आज एक और आर्टिकल पढ़ रहा था कि उन्होंने राजा बाजार में उन्होंने भी एक लेटर लहराया था, और खान साहब ने भी उसी की बिल्कुल कॉपी की थी, लेटर लहराने वाली। लेकिन खान साहब आप भुट्टो नहीं बन सकते। और दूसरा बेनजीर भुट्टो जिस तरह सखर जेल में थी, आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते, बड़ी गर्मी थी वहां पे। बल्कि उनकी जो सारी लीडरशिप ही भाग गई है, सिर्फ जेल में उनको डाला गया तो वो माफिया मांग रहे हैं। लेकिन ये तो इसी सिलसिले में मैं एक आर्टिकल लास्ट में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। इसी सिलसिले में एक आर्टिकल मैं अगले दिन पढ़ रहा था, कहते हैं भुट्टो साहब अपनी जेल के सेल में बैठे हुए थे तो उनके जेल के अंदर कोड़े मारे जा रहे थे पीपल्स पार्टी के वर्करों को। तो एक नौजवान लड़का था, तो उसको जब कोड़ा मारा जाता था तो वो जी भुट्टो का नारा लगाता था। तो भुट्टो साहब सुन रहे थे अपने उसमें से सेल में से। तो दूसरे दिन जब बेनजीर आई थी तो उन्होंने कहा था ये वर्कर जो जिसने कल कोड़े खाए हैं, इसको मैं चाहता हूं कि तो आप पार्टी में आगे लेकर आए, ही कैन बी अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। और उस बंदे का नाम वो जहांगीर बदर था, उस बंदे का। तो ये चीमा साहब, ये पप्पू कंपनी थी या पप्पू पार्टी थी। ये सी क्लास गाड़ियों से उतरी मर्सिडीज से, और जेल की सी क्लास से ये घबरा गई एक दिन में। किस तरीके से सफाई से कहते हैं खान साहब, अस्सलाम वालेकुम खान साहब, हु खान साहब। लेकिन ये कि खैर ये जहां से आए थे वहां चले गए वापस, ये इसी तरह लाए गए थे जहाजों पे बिठा के, बोरियों के हिसाब से खरीदे गए थे ये, और वो वापस अपने अपने घरों को वापस चले गए वो। लेकिन ये कि खान साहब ने मेरे ख्याल में जो एक अटेम्प्ट थी कि आर्मी को डिवाइड करना, आर्मी को जलीलो ख्वार करना, ये नहीं पता कि एक आर्मी, मैं आर्मी की सारी चीजों को मैं इंडोर्स नहीं करता, मैं एग्री नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के बगैर आपका गुजारा नहीं है। बल्कि आर्मी के हवाले से आज मैं बताना चाहूंगा आपको, बल्कि आज यहाँ पे एक इनसाइडर न्यूज है, इनसाइडर यहाँ पे एक चैनल है, उन्होंने पाकिस्तान, उन्होंने 145 मुल्कों की फौज आर्मीज का मुआजना किया उन्होंने। आई एम सरप्राइज्ड। और उस आर्मी 6000, उन्होंने कहा कि 6,54,000 फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान आर्मी। और आज मैं समझता हूं, आज आपके एक मुस्लिम लीग नून के सियासतदान थे, उन्होंने बड़ी मैं उनकी एग्री करूंगा इस बात से, उन्होंने ये कहा कि
6,54,000 बंदे जो हैं, एक इतनी बड़ी ताकत भारत की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा उसके सामने खड़े हैं, तो आपको संभालना उनके लिए कौन सा मुश्किल था अगर सोचा जाए। लेकिन है कि वो मेरा ख्याल बर्दाश्त करते रहे, लेकिन लेट किया उन्होंने मेरी नजर में। वो खज्जल जलील ज्यादा हुए हैं आर्मी वाले, इनको इतना होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये कि चले, ये फिर तजर्बा भी उन्हीं का था, एक्सपेरिमेंट भी उन्हीं का था, इमरान प्रोजेक्ट भी उन्हीं का था। तो उन्होंने फिर ज़ाहिर है वो बच्चा जो कई कहते हैं बच्चा किसी का बिगड़ जाए तो बाप को वो गिरबान से पकड़ के 2 थप्पड़ कई दफा मार लेता है, वो इस तरह के हालात बने हैं पाकिस्तान में। तो वो दैट इज स्लाइटली डिफरेंट इश्यू। मतलब ये कोशिश नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान को भी लेकर आ जाएं, कब्जा कर लें, कॉन्कर कर लें, दैट्स टू फार अवे, राइट। पीओके वाला मामला इज अ बिट डिफरेंट, और उसमें आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर 2024 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है नरेंद्र मोदी को, और वो समझते हैं कि हर चीज़ तो हो गई, टेंपल भी बन गए, मंदिर भी, मस्जिद बाबरी मस्जिद को तो हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहब एक तरफ आप कह रहे हैं दे मे कॉन्कर पीओके, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कर्नाटका में हार गए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है, ये दोनों ये कैसे हो सकता है? 2024 में अब इंडिया में जब से बीजेपी कर्नाटका के इलेक्शन हारी है, एक नई नैरेटिव निकली है कि इंडियन वोटर्स डोमेस्टिकली अलग, मतलब स्टेट इलेक्शन में अलग वोट करते हैं, नेशनली अलग वोट करते हैं। तो जब वो कर्नाटका में अगर जब डोमेस्टिक स्टेट इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं, दे आर नॉट वोटिंग फॉर मोदी, दे आर वोटिंग फॉर द लोकल बीजेपी लीडर जो करप्ट है, सब जानते हैं, इसलिए उसको नहीं वोट किया। But when they vote in 2024, Karnataka ke voters will be voting for Modi or Rahul Gandhi, so they say कि they will prefer Modi. So that is the point. और ये पहले भी हो चुका है 2018 में 225 या 230 का असेंबली है कर्नाटका की, और सिर्फ बीजेपी को सिर्फ 80 सीटें हासिल। तो लेकिन ज़ियाउल हक ने बहुत बड़ा एक फ़ैसला किया और ये सोचा कि सोवियत यूनियन की हमने मुखालफत करनी है, और उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन फिर बनाई, स्ट्रेटजी हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के साथ जो आगा शाही होते थे और साहबजादा याकूब खान होते थे, इस तरह के बड़े बड़े लोग थे, तो जिनके साथ फिर एक पॉलिसी ये बनाई थी कि हमने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक कैंपेन करना है, और वो कैंपेन की बुनियाद यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए। लेकिन सर अगर आज नवाज शरीफ फैसला ना करते कि हमने टेस्ट करने, तो आज हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना होते। ये भी इम्कान था कि ये टेस्ट बिल्कुल भी ना होते, मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ के ये आप क्यों कह रहे हैं सर? मैं आपको कहानी ला रहा हूँ ना उस तरफ। अच्छा। पहले तो मैं ये बता दूं कि ज़ियाउल हक का कंट्रीब्यूशन अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। असल जो भुट्टो के ज़माने में तो सिर्फ ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, लेकिन जो असल बम बनाने का है वो ज़ियाउल हक के ज़माने में हुआ, और ज़ियाउल हक के ज़माने में 83-84 में हमने कोल्ड टेस्ट तक कर लिए थे, वो भी साइंसदानों ने किए थे। लेकिन जो सियासी सतह पर काम करना था वो ज़ियाउल हक के ज़माने में मुकम्मल हो चुका था। उसके बाद फिर जो डेमोस्ट्रेट करने वाली बात है, दुनिया को ज़ाहिर बताना कि हमारे पास ये ताकत है, तो वो फिर ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ के वक्त में वो एक हमें मौका मिला, अपॉर्चुनिटी, और उस वक्त वो कहानी बतानी पड़ेगी पूरी कि क्या था। तो वो हुआ ये था कि हम सब लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ में कज़ाकिस्तान गया हुआ था, तो वफद था हमारा वहाँ गया हुआ, तो वहाँ जब कज़ाकिस्तान में इको की समिट थी, और वो जब ख़त्म हुई लंच के बाद हम वापस आए कमरे में, तो मुझे टेलीफोन आया इस्लामाबाद से, उसका सलमान बशीर का, हमारे डीजी थे यूएन के, जो कि मेरे अपनी काबीना में जो फॉरेन ऑफिस की थी उसमें वो उस वक्त न्यूक्लियर प्रोग्राम वो डील कर रहे थे मेरे